नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग मिट्टी का चैप्टर स्टार्ट किए थे और मिट्टी के चैप्टर की सारी बातें कंप्लीट नहीं हुई थी और जो प्रारंभ का वीडियो था वो आपका सही से नहीं चल रहा है। तो पहले हम मिट्टी के चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने आपसे बताया था कि जो मिट्टी है, मिट्टी में हमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो मिट्टी को ही मैंने कहा था मृदा बोलते हैं और मृदा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में सॉइल कहा जाता है। तो इसमें मैंने कहा था सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मिट्टी की डिफिनीशन का, मिट्टी की परिभाषा क्या है, और मिट्टी की परिभाषा के बाद मिट्टी को बनाने वाले प्रक्रम कौन से हैं, कौन कौन से प्रक्रम काम करते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मिट्टी के कौन से गुण होते हैं, और इसके बाद में बात करना था मिट्टी के कौन से संस्तर होते हैं, प्रोफाइल कौन सी होती है, कुल मिलाकर कितनी लेयर में आपकी मिट्टी बटी होती है। और इसके बाद बात करना था मिट्टी के प्रकार, और वो केवल हमें भारत के संदर्भ में देखना था। तो इतनी चीजें हमें इसमें कंप्लीट करनी थी। अब सबसे पहले आइएगा मिट्टी की डिफिनीशन पर बात करते हैं, मिट्टी की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल मंडल है और इस स्थल मंडल में कोई वृक्ष लगा हुआ है और इस वृक्ष है और इसके आसपास का जो एरिया है इसी को आप वायुमंडल बोलते हो। तो ये आपका वायुमंडल हो गया, और जहां पर वृक्ष लगा हुआ है इसको हम जैवमंडल बोलेंगे क्योंकि ये सजीव में आता है। जैवमंडल, ये आपका जैवमंडल के नाम से जाना जाएगा। और जहां पर वृक्ष लगा है इसको आप स्थल मंडल के नाम से जानोगे, स्थल मंडल। और मान लो कि ये कोई बादल है और बादल से बारिश आपकी हो रही है, और इसी जल वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? जलमंडल। जहां जहां पर जल है वो आपका जलमंडल कहलाएगा। अब साथियों इसको समझिएगा कि मिट्टी का निर्माण आखिरकार कैसे होता है, और उसी निर्माण के संदर्भ में हम देख लेंगे कि मिट्टी की डिफिनीशन क्या होगी। तो जैसे कि आप स्थल मंडल देख रहे हो, स्थल मंडल को ही भूगोल की भाषा में लिथोस्फीयर कहा जाता है। यही आपका क्या है? लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में मुख्य रूप से कौन बनी? तो इसके पहले के चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित होता है कोई भी भूभाग। जैसे कि यहाँ पर जो है आर्कियन युग की चट्टानें, और फिर धारवाड़ युग की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो कुल मिलाकर के स्थल मंडल का जो मूल है वो क्या है? प्रमुख चट्टानें हैं या शैल है। तो स्थल मंडल ही निर्मित है शैल या चट्टान से। इतना समझ पा रहे हैं? तो ये एक प्रकार की मान लीजिए चट्टान है या शैल है, रॉक्स है। तो इसी में क्या होगा? तीन प्रकार के प्रोसेस चलेंगे। एक आपका अपक्षय की प्रक्रिया चलेगी, अपक्षय चले होगा। दूसरा यहाँ पर अपर्दन होगा, और अपर्दन के बाद निक्षेपण होगा। तो इतना समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चट्टान में, जैसे मान लीजिए ये किसी एक जगह पर स्थिर है, तो दिन के समय पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और रात के समय पर तापमान घट जाता है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु के आयतन में भी विस्तार होता है, अर्थात चीजें फैलती हैं। जैसे ही तापमान बढ़ा तो ये चट्टानें क्या होंगी? फैलेंगी। और रात के समय पर तापमान घटेगा तो ये चट्टानें क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर दिन के समय पर फैलेंगी, रात के समय पर सिकुड़ेंगी, और ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। तो इसी से ये चट्टानों में भ्रंश पड़ेंगे, दरारें पड़ेंगी, और ये दरारें क्या कर देंगी? इस चट्टान को छोटे छोटे कणों के रूप में एक ही जगह पर विभक्त कर देंगी। अर्थात किसी चट्टान का अपने स्थान पर छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर जो अपक्षय कहलाता है। और जब यहाँ पर अपक्षय हो जाएगा तो मान लो कि बारिश हुई और बारिश का जल यहाँ पर आया या वायु आई, तो इन कणों को बहाकर आगे ले जाएगी। तो ये कण आपके एक जगह से दूसरी जगह चल देंगे, तो ये आपका अपर्दन कहलाएगा। अब दोस्तों दोनों चीजें समझिएगा, अगर अपक्षय नहीं हुआ होता तो इस जल या वायु की औकात नहीं थी कि पूरी चट्टान को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती।
ये चट्टान छोटे कणों में विभक्त थी, इसलिए बारिश का जल या वायु इस चट्टान के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहाकर ले गया, तो इसी को अपक्षय कहा गया। और एक स्थान से दूसरी जगह जाना ही अपर्दन कहलाया। तो एक प्रकार से अपक्षय स्वस्थानिक क्रिया कहलाती है। ये आपकी कैसी क्रिया कहलाती है? स्वस्थानिक क्रिया कहलाती है। और अपर्दन कैसी क्रिया कहलाती है? परस्थानिक क्रिया कहलाती है, परास्थानिक क्रिया कहलाती है। तो ये दोनों प्रश्न आपके आ चुके हैं एसएससी में, स्वास्थानिक परास्थानिक, इनका क्या मतलब है आप समझिएगा। और इसके बाद जैसे ही ढाल मंद होता है तो ये चीजें एक जगह पर आकर इकट्ठा होने लगती हैं, तो एक जगह पर जमा होना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। एक जगह पर किसी चीज का जमा हो जाना निक्षेपण कहलाता है। और थोड़ा सा लिथोस्फीयर को डिटेल से समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें हैं, यहाँ पर आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आग्नेय चट्टानें सबसे पहले निर्मित होते हैं, और उसी में जब यहाँ पर अपक्षय अपरदन निक्षेपण की क्रिया होती है तो ये आपकी यहाँ पर अवसादी में बदल जाती है, और अवसादी ही जो है कालांतर में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? रूपांतरित। तो कुल मिलाकर लिथोस्फीयर की चट्टानें लगातार टूटती रहती है, फिर बदलती रहती हैं। तो टूट करके छोटे छोटे चूर्ण के रूप में जो बटा होता है वही आपका क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। और इस मिट्टी में मान लीजिए कि ये कोई मिट्टी है यहाँ पर, तो इस मिट्टी के कण होंगे। मिट्टी के कणों को भूगोल की भाषा में पेड़ कहा जाता है। पेड़ है यहाँ पर जो है, पेड़ा नहीं है। अगर याद हो तो भगवान कृष्ण इसी मिट्टी के कणों को पेड़ा समझ करके खा गए थे, और फिर उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। और क्यों हो रहे थे? क्योंकि ये जो मिट्टी है आपकी, ये सभी प्रकार के मंडलों से युक्त होकर के बनी हुई है। तो इसी पेड़ के आधार पर ही मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी स्पेलिंग ध्यान से सुनिएगा, पेडोलॉजी लिख रहा हूं। अगर मैं पेडोलॉजी लिख दूंगा तो ये बात आपकी दूसरी हो जाएगी। और पेडोलॉजी का मतलब है शिक्षा के बारे में अध्ययन करना, अर्थात शिक्षा शास्त्र को जाना। तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और आगे देखिएगा इसके बाद, अब मैंने क्या कहा कि स्थल मंडल की कोई चट्टान छोटे कणों में बढ़ती है, एक जगह पर इकट्ठा होती है, और फिर क्या होते हैं? वो छोटे छोटे कण होते हैं। उन कणों में बारिश के समय पर जल आकर बीच में बैठ जाता है, और जब ज्यादा ग्रीष्म ऋतु आती है तो तापमान की वजह से वो नमी वापस वायुमंडल में चली जाती है, और 2 कणों के बीच में जो गैप है वहां पर वायु आकर बैठ जाती है। तो देखो, जलमंडल का भी रोल है, वायुमंडल का भी रोल है, और स्थल मंडल से तो चट्टान ही बनी है, मिट्टी ही बनी है आपकी। और साथ में जैव मंडल, अर्थात किसी वृक्ष की पत्तियां हैं तो सड़ गल करके नीचे पड़ी रहते हैं, और उसी मिट्टी के कणों के बीच में दब जाती हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो यही जैव मंडल आपका मिट्टी में क्या प्रदान करता है? ह्यूमस प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, अब अगर आपसे कोई मिट्टी की परिभाषा लिखने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जैव मंडल की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक यहाँ पर कार्बनिक तत्व मिलेंगे, एक यहाँ पर कार्बनिक तत्व, और दूसरे यहाँ पर अकार्बनिक तत्व मिलेंगे, अकार्बनिक तत्व पाए जाएंगे। तो कार्बनिक तत्वों में कौन सी चीजें आती हैं? कार्बनिक का मतलब है जैसे आपका ह्यूमस वगैरह है, ये आपका यहाँ पर जो है कार्बन से ही बना होता है। और अकार्बनिक तत्वों में कौन आएंगे? तो अकार्बनिक तत्वों में आपके आएंगे खनिज पदार्थ। आपको पता होगा कि कोई भी वृक्ष जड़ों की सहायता से मिट्टी से ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को प्राप्त करता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे परिभाषा के संदर्भ में कितनी चीजें आपको लिखना है। चलिए, अच्छा, उसके आगे आइएगा, और उसके बाद हम बात करेंगे मिट्टी का प्रक्रम क्या होता है। मिट्टी के प्रक्रम के बारे में समझेंगे, प्रोसेस के बारे में कि मिट्टी के बनने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये तो है कि किन किन मंडल का रोल रहा मिट्टी के बनने में। तो प्रक्रियाओं में देखो, प्रक्रम में 5 प्रकार के प्रक्रम आपके काम करते हैं मिट्टी को बनाने में। नंबर 1 पहला प्रक्रम क्या कहलाता है? लेटराइजेशन कहलाता है, लेटराइजेशन। और ये लेटराइजेशन कहाँ पर होता है? तो इसके लिए पृथ्वी का एक निश्चित स्थान होता है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, जहां का तापमान बहुत ज्यादा होगा और वर्षा का स्तर भी बहुत ज्यादा होगा। अब आप लोग ऐसे स्थान को खोजिए पृथ्वी में
जहां पर तापमान भी बहुत ज्यादा है और वर्षा भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो वो स्थान आपका कौन सा है जहां पर तापमान ज्यादा है और वर्षा ज्यादा है? तो आप पाएंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। और भूमध्य रेखीय प्रदेश ही एक ऐसा एरिया है जहां पर प्रतिदिन बारिश होती है। अगर प्रश्न आता है कि यहाँ पर पृथ्वी का वो कौन सा भाग है जहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है, तो आप क्या बताएंगे? भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार वर्षा वन पाए जाएंगे। और जहां पर सदाबहार वर्षा वन होते हैं वहां पर मिट्टी के बनने का कौन सा प्रोसेस काम करता है? लेटराइजेशन काम करता है। अर्थात यहाँ पर लेटराइट मिट्टी के होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप भारत में देखिए, जहां पर तापमान ज्यादा है, जहां वर्षा ज्यादा है, तो केरल राज्य है, तो केरल में भारत में सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, इन हिस्सों में भी लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है, जिसमें से चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो एक प्रक्रम आपने सीखा कि लेटराइजेशन किन स्थानों में होता है। अब दूसरा प्रक्रम देखिएगा, सेलनाइजेशन। अर्थात अगर ये यहाँ पर प्रोसेस चलता है तो मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। और ये प्रोसेस कहाँ होगा सेलनाइजेशन का आपका? तो ये जहां पर तापमान ज्यादा होगा, जहां का तापमान बहुत ज्यादा होगा लेकिन वर्षा का स्तर बहुत कम होगा, उन जगहों पर सेलनाइजेशन अर्थात मिट्टी में लवण की प्रधानता हो जाएगी। वो क्षेत्र आपके कौन से हैं जहां का तापमान ज्यादा है लेकिन वर्षा कम है? तो आप पाएंगे कि यहाँ पर उष्ण मरुस्थल में तापमान ज्यादा होगा लेकिन वर्षा की मात्रा कम होगी। और वहां की मिट्टी में क्या ज्यादा पाए जाएंगे? लवणों की मात्रा आपकी ज्यादा दिखाई देगी। तो ये बात भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे। सेलनाइजेशन का प्रोसेस कहाँ चलता है? तो उष्ण मरुस्थलों में। उष्ण मरुस्थल आपके कौन से हैं? जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, सहारा का मरुस्थल हो गया, और थार का मरुस्थल हो गया। तो इन मरुस्थलों में आपका सेलनाइजेशन की प्रक्रिया चलती है। इसके बाद एक और प्रोसेस समझिएगा कि कैल्सिफिकेशन क्या कहलाता है। कैल्सिफिकेशन तो कैल्शियम से ही बना है, कैल्सिफिकेशन, ज्यादा घबराना नहीं है। अर्थात इस मिट्टी में ज्यादातर कैल्शियम की मात्रा होगी, तो कैल्शियम की प्रधानता हो जाती है जहां पर कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। कैल्शियम, चलिए अच्छा, इतना क्लियर कर पा रहे हैं। ये जहां पर कैल्सिफिकेशन अब होगा कहां, उसको भी क्लियर करिए। तो जहां का तापमान ज्यादा होगा लेकिन वर्षा का स्तर मध्यम होगा, ना तो बहुत कम होगा ना ज्यादा होगा, उन क्षेत्रों के वनस्पतियों में ज्यादातर कैल्शियम पाया जाएगा। और वो विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर तापमान तो ज्यादा है लेकिन वर्षा मध्यम स्तर की है? जैसे सवाना क्षेत्र की वनस्पतियों को देखिएगा तो वहां पर आपकी ये विशेषता दिखाई देगी। दोस्तों अब इन तीन प्रोसेस को एक बार फिर से देखें। मैंने इसमें कहा तापमान ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा, मैंने इसमें कहा कि तापमान ज्यादा लेकिन वर्षा बहुत कम, मैंने इसमें कहा कि तापमान बहुत ज्यादा लेकिन वर्षा का स्तर मध्यम। और ऐसे एरिया आपके पृथ्वी में क्या कहलाते हैं? सवाना क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मैंने तीन प्रकार के प्रक्रम आपको क्लियर किए हैं। एक और प्रक्रम सीखिएगा इसके आगे, एक और प्रक्रम यहीं पर लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। सेलनाइजेशन तो हो गया है। एक नेक्स्ट प्रोसेस आपका ग्लेजेशन कहलाता है। ग्लेजेशन, और ग्लेजेशन की विशेषता क्या होती है कि तापमान कम होता है, यहाँ पर तापमान ही घट जाता है। और ये पहला प्रोसेस है जिसमें तापमान कम हो रहा है और वर्षा का स्तर मध्यम होता है। और ये पृथ्वी पर ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर ऐसा देखने को मिलेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्लेजिएशन का प्रोसेस चलता है। एक और समझ लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉट जाइलेशन, इधर लिखते हैं पॉट जाइलेशन। और पॉट जाइलेशन का प्रोसेस आपका किधर चलता है?
तो ज्यादातर शीत प्रदेशों में चलता है, अर्थात ध्रुवों में चले जाइए तो पौडजाल प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। ये भी प्रश्न आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये आपके 5 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। चलिए दोस्तों, इतना आपने क्लियर कर लिया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। तो मिट्टी की परिभाषा आपने सीख लिया, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी के बनने में जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल एवं वायुमंडल का रोल होता है। प्रक्रम 5 प्रकार के होते हैं। उसके आगे देखें। और उसके आगे बात करते हैं मिट्टी के गुण कौन कौन से होते हैं। तो मिट्टी के गुणों को मैं 2 भागों में बांटूंगा। एक को भौतिक गुण बोलेंगे और दूसरे को रासायनिक गुण बोलेंगे। अर्थात मिट्टी के गुण 2 प्रकार के होंगे। और भौतिक गुणों में हम क्या अध्ययन करेंगे, तो मिट्टी के गठन के बारे में और फिर मिट्टी की संरचना के बारे में बात करेंगे और फिर मिट्टी की रंध्रता क्या होती है इस पर बात करेंगे। मिट्टी की पारगम्यता क्या होती है इस पर बात करेंगे। तो पारगम्यता क्या है इसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर मिट्टी के गुणों में इन 4 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में 2 आधार लेंगे। एक तो यहाँ पर जो है पीएच मान के आधार पर मिट्टी कौन सी अम्लीय है कौन क्षारीय है और किस मिट्टी का कितना पीएच मान होगा तो उसकी क्या विशेषता होगी। और दूसरा रंग के आधार पर देखेंगे किस मिट्टी का रंग कैसा है तो उसमें कौन से खनिज पदार्थों की मात्रा ज्यादा होगी और उसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो हम रासायनिक में 2 आधार पर पढ़ेंगे। पहले देखिएगा मिट्टी के गुणों में गठन के बारे में, गठन को लेकर के बात करते हैं। इतना समझ पा रहे हैं और इसको नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करता हूँ और लाइव क्लास जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी कि बार बार कट जा रहा था, तो आप भी परेशान होते थे और वो केवल टाइम पास चल रहा था। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको हर दिन वीडियो बना करके दूंगा। और भारत के भूगोल में मैंने अभी तक भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट कराया है। इसके बाद भारत की प्राचीनतम शैलें या भूगर्भिक इतिहास का चैप्टर करवाया है और भूगर्भिक इतिहास के बाद मैंने तीसरा चैप्टर उठाया है भारत की मिट्टियां। और मिट्टी में मैं सामान्य परिचय पर सबसे पहले बात कर रहा हूँ। जो लोग आज से जुड़ रहे हैं वो लोग पहले मेरे यहाँ पर जो भी इसके पहले के वीडियो हैं उनको देख लें और इसके आगे हैं। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के बाद 10 से 20 प्रश्न आपको बनाकर दूंगा और उन 20 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। आइए तो गठन पर बात करते हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके उतना ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करवाइए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं और देख रहे हैं कि इतनी गर्मी में या लॉकडाउन में जिसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन तब भी वीडियो बना के डाल रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई न रुके, तो कम से कम आप सामने वाले को इतना तो दे ही सकते हैं कि कम से कम अगर एक छात्र चाहे तो 10 सब्सक्राइबर तो बढ़वा ही सकता है। तो आप कम से कम इतना कोशिश करते रहिए। आइए गठन के बारे में देखते हैं। तो मिट्टी के गठन की तरफ देखें तो मिट्टी में कणों के आकार को लेकर के बात की जाती है। तो मिट्टी में 4 प्रकार के कण आपके पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं ग्रेवल और ग्रेवल के बाद बोलते हैं सैंड और सैंड के बाद बोलते हैं सिल्ट और सिल्ट के बाद क्ले बोला जाता है। कुल मिलाकर जैसे आप कोई भी मिट्टी उठाइए तो उसमें कोई बड़ा कण होगा, कोई छोटा कण होगा, कोई उससे भी महीन होगा। उन्हीं कणों को ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले कहा जाता है। ग्रेवल को हिंदी में क्या कहते हैं, बजरी कहा जाता है। और सैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, बालू कहा जाता है। और सिल्ट को सिल्ट ही बोलते हैं। बालू से भी जो छोटे कण होते हैं वो सिल्ट है। और क्ले को मृत्तिका कहा जाता है। जैसे कि मृत्तिका मतलब मिट्टी से ही बना हुआ है। जैसे कि चिकनी मिट्टी को आप ले लीजिए, चिकनी मिट्टी, हाँ ठीक है, यहाँ पर चिकनी मिट्टी में ही क्ले पाया जाता है या क्ले को ही यहाँ पर चिकनी मिट्टी कहते हैं, आप ऐसे समझे रहिए, ठीक है। तो अब देखें इसमें इन कणों के व्यास को लेकर के बात की जाएगा तो ये जो ग्रेवल का कण होगा ये 1 से 2 मिलीमीटर व्यास वाला होगा। जो सैंड का कण होगा वो आपका 1 से लेकर के और 0.05 मिलीमीटर व्यास वाला होगा। और जो सिल्ट का कण होगा वो 0.05 से 0.005 मिलीमीटर व्यास वाला कण होगा। और जो इससे भी लेस देन मतलब इससे भी छोटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मृत्तिका कहलाएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो
तो आप किसी भी पानी में मिट्टी को घोलो, जब मिट्टी को घोलोगे तो सबसे पहले नीचे जाकर कौन बैठेगा? बजरी बैठेगी, ग्रेवल बैठेगा। और ग्रेवल के बाद कौन बैठेगा? सैंड बैठेगा। सैंड के बाद कौन बैठेगा? सिल्ट बैठेगा। और सिल्ट के बाद कौन बैठेगा? क्ले बैठेगा। तो अगर देखा जाए तो ग्रेवल का आकार सैंड से बड़ा है, सैंड का आकार सिल्ट से बड़ा है, सिल्ट का आकार क्ले से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे कि मिट्टी से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो आपका कहाँ पर पड़ा है, तो उसको आप वहां से कंप्लीट कर लेंगे।